तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तुमको ने पढ़ लिया होगा तो शुरू करें। यस सर, आज हमें करना है चैप्टर 8 ऑफ योर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स सिलेबस, मनी मार्केट। लेट्स गो। इसमें है 3 यूनिट्स। पहला यूनिट्स है फालतू फालतू थ्योरीज जो फिशर, न्यू क्लासिकल, ये वो पुराने लोग जो दे गए, वो हमें पढ़नी है। इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं सिर्फ। फिर यूनिट 2 तुम्हारा आने वाला है जिसमें तुम पढ़ने वाले हो मेजरमेंट्स ऑफ मनी, वो M1 M2 M3 M4 वगैरह एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हम वो पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 में तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है, वो छोटा सा ही है, ठीक है। तो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम फटाफट से पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, ठीक है। चलो सर, सबसे पहले तो कंसेप्ट बताओ मनी डिमांड का। ये मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट पैसे की जो मार्केट है। मनी आपको पता क्या होता है, मार्केट आपको पता क्या होता है, लेकिन हम मनी क्या होता है वो भी हम पढ़ लेंगे। मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज अ समथिंग। समथिंग, समथिंग के स्पेलिंग देख लो, SUM थिंग, समथिंग, सम, S फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, U फॉर यूनिट ऑफ अकाउंट, M फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समथिंग, मनी इज समथिंग भाई। मनी फॉलोस, मनी फॉलोस माय ब्रदर, मनी फॉलोस। आई एम सॉरी, आई कुडंट रेजिस्ट। मनी सुनते सारी ना जो एकदम से आता है अंदर से, नाम या दाम, नाम, पैसा तो भाग के आएगा। मनी फॉलोस माय ब्रदर, मनी फॉलोस, ठीक है। तो मनी इज समथिंग, SUM, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी कुछ भी हो सकती है। आइडियली सही बताऊं तो मनी की एक्चुअल में कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मनी की एक्चुअल में कोई लीगल डेफिनेशन है नहीं। मनी इज समथिंग यू कैन से सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, कोई भी ऐसी चीज जो रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है, रेडिली कैश ही है। तो जो तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा है वो भी कैश है, और जो तुम्हारे हाथ में कैश है वो भी कैश है, मतलब वो भी मनी है, सॉरी। पॉइंट इज, सर ये जो हम नोट्स यूज करते हैं, नोट, नोट मेरे पास नोट है क्या कोई यहाँ पे? नहीं है, मैं गरीब हूँ। हाँ, तो मेरे पास कोई नोट नहीं था। बट पॉइंट इज, जो तुम्हारे पास ये नोट्स होते हैं ना, 10 50 100 500 2000 का तो बंद हो चुका है। तो ये जो नोट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फिएट मनी। व्हाट डू मीन बाय फिएट मनी? फिएट मनी वो मनी होती है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब वो जो कागज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू वो कहाँ से डिराइव करता है भाई? उसकी वैल्यू वो वहां से डिराइव करता है जो तुम्हारे नोट के नीचे देखो, गवर्नर के साइन होंगे, RBI के गवर्नर के साइन, ऊपर लिखा होगा मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूँ। 500 के नोट के नीचे लिखा होगा, 10 के नोट के नीचे भी ऑफकोर्स लिखा होगा मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। इसका मतलब यही होता है कि RBI का गवर्नर गारंटी दे रहा है उस 10 रुपए के कागज के लिए कि भाई ये जो कागज है ना तुम्हारे हाथ में, ये 10 रुपए की वैल्यू रखता है, क्योंकि RBI बोलती है। तो दिस इज व्हाट फिएट मनी। वो मनी जो मेटीरियली तो वर्थलेस है, मतलब वो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं। सर इससे पहले कौन सी थी याद है? पहले सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के चलते थे। अब वो जो सिक्के थे उसकी अपने आप में वैल्यू थी, सोने की अपने आप में वैल्यू थी, इसलिए सोने के सिक्के की वैल्यू थी। समझ रहे हो? अब क्या मनी चलती है? ये वाली जो मेटीरियली वो कागज की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू सिंपली क्यों है? बिकॉज एक नेशन, पूरे इंडिया ने कलेक्टिवली अग्री कर लिया है कि इसकी एक वैल्यू है। फिएट मनी वो करेंसी है जो अपनी वैल्यू गवर्नमेंट की अथॉरिटी से लाती है एंड पब्लिक ट्रस्ट से, कि पूरे पूरे इंडिया में जो नोट चलता है सब लोग मानते हैं ना कि भाई ये नोट है वैलिड, तभी चलता है। सोचो, आधा इंडिया बोलता है कि ये नोट किसी काम का नहीं है, मैं RBI के गवर्नर की गारंटी लेता ही नहीं हूँ, तो क्या कर लोगे? वो मनी मनी चलेगी नहीं एक हिसाब से। तो इसलिए वो फिएट मनी कैसे चलती है? जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने उसको वैल्यू डिस्क्राइब करी है और पब्लिक ट्रस्ट से चलती है, रेदर देन फ्रॉम एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी उसकी अंदरूनी वैल्यू, अंदर से तो कागज है, तो कागज की वैल्यू जो है वो मटेरियल उतना कुछ खास वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो वैल्यू वहां से नहीं निकालता। समझ गए? यस। अब हम चलते हैं डिमांड फॉर मनी। सिंपल समझो, डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है। अगली बार जब भी तुम्हारे सामने डिमांड फॉर मनी वर्ड आया, तुम्हारे मन में फटाक से आना चाहिए, मेरे को पैसे की भूख है, मेरे को मतलब मनी की भूख है। तो डिमांड फॉर मनी मीन्स कितना लोग अपने पास मनी रखना चाहते हैं, कितने लोग अपने पास मनी रखना चाहते हैं, रेदर देन इन्वेस्टिंग इट समथिंग लाइक एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, लैपटॉप खरीद लिया, घर बना लिया, इन सब चीजों के मतलब ये सब चीजें तो एसेट बन गई ना। मनी रखना मतलब वो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स रखना अपने पास, ऐसे वाला पैसा रखना जो रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है, वो वाला पैसा रखना प्रेफर करते हैं लोग, इसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। ओ, तो डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फर्म, मतलब जो भी सारे लोग हैं, इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड है, फर्म है, उन सबकी जो डिमांड फॉर मनी है रेफर्स टू द डिजायर टू होल्ड मनी बिकॉज ऑफ इट्स परचेजिंग पावर, लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू स्टोर वैल्यू। ओए होए होए, पैसे को तो तुम संभाल के रख भी सकते हो ना तिजोरी में। घर ही बना लिया, जब पूरा एसेट ही बना लिया, इसको तुम कहाँ रखोगे? और मतलब इसका कोई वो नहीं है, मतलब रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश भी नहीं है, ठीक है। इट इज एसेंशियली डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस, दैट इज मनी डेट प्रोवाइड्स कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो रियल पैसा होता है ना हाथ में, अब तुम्हारे बैंक में सोचो 1 लाख रुपए पड़ो,
तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ो, तुम्हें अंदर से पता है कि अभी के अभी जाके मैं ना आई मीन 4,000 का जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना भी कर लूँ, पार्टी भी कर लूँ, कोई परवाह नहीं है, 1 लाख पड़ा है बैंक में। अब उसी 1 लाख में से उठा के तुम 90,000 की करा लो एफडी, एफडी करा दी। अब वो एफडी जो है वो मनी नहीं है, आईडी मतलब ऑफ कोर्स समझ रहे हो, वो थोड़ा लिक्विड नहीं है ना, क्योंकि एफडी तो थोड़ा फिक्स टाइप हो गया, फिक्स तोड़वानी पड़ती है, टाइम लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो डिमांड डिपॉजिट ज़रूर टेम्परेरी होता है। मैं फटाफट से समझा देता हूँ। जैसे ये डिपॉजिट्स दो तरह के, एक बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स्ड मतलब पैसा इसमें फंस गया तो एक सर्टेन पीरियड के लिए फंस गया, सर्टेन पीरियड के लिए लॉक हो गया। डिमांड डिपॉजिट होते हैं जिसमें तुम्हें तुम्हारा आता है कासा। व्हाट डू मीन बाय कासा? सी ए मीन्स करंट अकाउंट, एस ए मीन्स सेविंग अकाउंट। कहीं तुम सोचो सी ए सचिन लिखने वाला हूँ मैं, नहीं, ठीक है, हाँ पुअर जोक, सॉरी। तो कासा करंट अकाउंट, एस ए मीन्स सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये तुम्हारी लिक्विड मनी होते हैं, क्योंकि तुम्हारे अभी जो बैंक में पैसा पड़ा है, जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, वो तो तुम फटाक से निकाल सकते हो ना। तो ये तुम्हारा लिक्विड मनी है, तो वो तुम्हारी मनी है, ठीक है। तो लोग अपने पास पैसा क्यों रखते हैं? ताकि अगर कुछ भी गुड्स और सर्विसेज खरीदनी हो तो उनके पास एक कमांड रहेगी, यार मैं जब मर्जी खरीद सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यस, पीपल होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी डिस्पाइट इट्स लो रिटर्न। अब भाई वो एक्चुअल में जो मैं पैसा रख रहा हूँ सेविंग में या हाथ में जो तिजोरी में रखता हूँ, इसके मेरे ऊपर कोई रिटर्न थोड़ी ना मिल रही है। हाँ, मैं इसकी एफडी करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो वो मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, फोरगो कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने हाथ में कैश कर रखूँ। अब क्यों रखते हैं, क्यों लोग वो अपना जो रिटर्न इस पे मिल सकती है वो छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि भाई इस पे बहुत कन्वीनियंट है ना मेरे को डेली ट्रांजेक्शन के लिए। अब मैं 10 रुपये किसी को सब्जी वाले को देने हैं, 40 के गोलगप्पे खाने हैं, कुछ भी करना है, तो मैं फटाक से कैश निकाल के देता हूँ ना, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन सेवरल डिमांड फॉर मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द इंटरेस्ट रेट प्राइसेस एंड इनकम इन द इकोनॉमी। अच्छा, फनी बात क्या है, डिमांड फॉर मनी जिस चीज पे डिपेंड करती है उसी चीज को डिटरमाइन करती है। व्हाट? यस, ये देखो, डिमांड फॉर मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग। डिमांड फॉर मनी क्या चीज डिटरमाइन करने में हेल्प करती है? इंटरेस्ट रेट, प्राइजेस, इनकम। फिर इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज इनकम, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, रियल जीडीपी। हो, तो डिपेंड भी प्राइस लेवल पे करती है और इनकम पे करती है, डिटरमाइन भी ये प्राइस लेवल और इनकम करती है। क्रेजी भाई, क्रेजी। ये सेल्फ रीड करो जल्दी से। हायर इनकम एंड हायर प्राइजेस। अगर तुम्हारे पास ज्यादा इनकम होगी तो तुम्हारी डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। बहुत ऑब्वियस, तुम्हारे पास, तुम भाई कमाते हो महीने के 1 लाख रुपए, तो अपने पास 10,000 रखोगे ना, 90,000 का एफडी, म्यूचुअल फंड कुछ करोगे। अब तुम कमाते ही 25,000 की सैलरी हो तो उसमें तुम क्या करोगे? और कम रखोगे, है ना, 250 रुपये, सॉरी 2500 रुपये रखोगे, है ना, वो चीज़। और हायर प्राइजेस, अब तुम्हें पता है तुम्हें डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना। अब वो जमाना गया जब 10 रुपये के 10 गोलगप्पे आते थे, अब तो 10 के 2 आते हैं। इनफैक्ट 20 के 4 आते हैं, मतलब वही 10 के 2 आते हैं। तो उसके लिए तुम्हें अब 4 गोलगप्पे खाने तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है ना। तो इसलिए जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ चुके हैं तो तुम्हें ज़्यादा डिमांड फॉर मनी, मतलब ज़्यादा पैसा अपने पास लिक्विड रखना पड़ता है। और अगर हायर इंटरेस्ट रेट हो तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है तो मैं अपने पास कैश क्यों रखूंगा? मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दूंगा ना, एफडी में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, जहाँ पे मेरे को पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओह, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। बहुत हम फनी तरीके से, मस्त तरीके से थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरीज इसमें कैसे चलती हैं? सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल नाम से लगता है सबसे पुरानी है ना, तो वही क्लासिकल अप्रोच कौन लेके आया? सर फिशर लेके आया, फिशर, जो हमें फिशर पता ही है ना नाम। यस, 1911 में लेके आया द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1911 में सबसे पहले। इस फिशर आया, कहता है यार मेरी बात सुनो, मैंने फिगर आउट कर ली पैसा क्या होता है, मैं मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे को सब पता है पैसा क्या होता है। सबने पूछा क्या होता है, क्या होता है? फिशर कहता है देखो ऐसा है, एक तरफ से देखो, डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, सब कहते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फिशर कहता है देखो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? हमने कहा क्या है? देखो, जो आरबीआई ने पैसा पब्लिक में छोड़ा हुआ है, मनी इन सर्कुलेशन, उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो कि वो पैसा कितनी बार घूमता है, तो यही तो सप्लाई है, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है। हमने कहा बात तो सही है, ये तो सप्लाई है, सही बात है सही। हमने बोला डिमांड क्या है फिर? कहता देखो तुम्हें दिन में ट्रांजेक्शन करनी होती हैं। अब तुम्हें दिन में फॉर एग्जाम्पल 10,000 का सामान खरीदना है, हो सकता है तुमने 500 आइटम्स खरीदी हो 20 रुपए वाली, हो सकता है तुमने 20 आइटम खरीदी हो 500 वाली, हो सकता है तुमने, है ना, मतलब ऐसे बहुत सारा तुम्हें खर्चा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो तुम्हें कैसे कैसे होता है? 500 ट्रांजेक्शन 20 रुपए वाली, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू प्राइस, प्राइस लेवल, ओके। या वही बात है, 20 ट्रांजेक्शन 500 रुपए वाली, तो 20 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, प्राइस 500। तो प्राइस इनटू ट्रांजेक्शन करोगे तो तुम्हें डिमांड फॉर मनी आ जाएगी, मतलब तुम्हें कितना पैसा किस चीज के लिए चाहिए। ओ, तो इसलिए फिशर ने क्या करा, बड़े मजे से इनको मिला दिया कि भाई जो मनी सर्कुलेशन में घूम रही है पब्लिक में, और वो कितनी बार घूमती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है बेसिकली, जैसे मेरे पास 1,000 रुपए, मैं हूँ सचिन, मैंने राकेश
से 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा तो एक बार पैसा घूमा। अब वो राकेश ने किसी और से सामान खरीदा तो दूसरी बार पैसा घूमा, और तीसरे बंदे ने चौथे बंदे से खरीदा, एक और बार पैसा घूमा। तो ये 1000 रुपये से सोचो 4 ट्रांज़ैक्शन पॉसिबल हो गई। है तो वो एक ही 1000 रुपये है ना, है तो वो एक ही 1000 रुपये है ना, तो उससे कितनी सारी ट्रांज़ैक्शन पॉसिबल हो पाई। तो ये क्या है, वेलोसिटी, वो पैसा कितनी बार घूमता है। ओह! समझ आ गई बात? यस। तो ये तो हो गई सप्लाई। और दूसरी तरफ क्या है कि एवरेज प्राइस लेवल क्या, एवरेज क्यों बोलते हैं भाई, एवरेज क्यों लेते हैं यहाँ पे? भाई कोई चीज़ सोचो 10 रुपए की है, कोई चीज़ 20 रुपए की है, कोई चीज़ 10,000 रुपए की है, और कोई चीज़ जैसे गाड़ी वाड़ी 50 लाख की है। तो इतना वैरायटी ऑफ प्राइसेस है। इसलिए हम ना इकोनॉमिक्स में हमेशा टर्म यूज़ क्या करते हैं, जनरल प्राइस लेवल। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ना, जनरल प्राइस लेवल इफेक्ट होता है। वो प्राइस लेवल क्या होता है, एक कॉमन बास्केट होती है, एक हम बोलते हैं बास्केट। अब बास्केट जरूरी नहीं है एक फिजिकल बास्केट हो जिसमें वही सामान आ सके जो बास्केट में आता है। बास्केट मीन वो सारी चीज़ें जिसमें तुम्हारी सारी गुड्स आ गई। अब उनका उन्होंने एक एवरेज ले लिया कि यार ये हमारा एक एवरेज प्राइस लेवल है, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं अगले साल के बास्केट के प्राइस से। इसका मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट ईयर जो बेस ईयर जिसको बोलते हैं, उसमें बास्केट का जो कोशेंट था या जो प्राइस लेवल था उसको बोलते हैं 1। फिर अगले साल मान लो प्राइस लेवल है 1.2। इसका मतलब क्या होगा कि 20% क्या आ गई, इन्फ्लेशन। दिस इज व्हाट जनरल प्राइस लेवल मीन्स। तो वो एवरेज प्राइस लेवल क्या है, इनटू टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को हमने लेटर आउटपुट से रिप्लेस कर दिया, तो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी थ्योरी में करा था। फिर हमने फिशर को बुलाया, फिशर इधर इधर इधर, ये बैंक्स बैंक्स भी तो पैसा घुमाते हैं। उसने कहा अरे हाँ यार सॉरी यार मैं भूल गया था यार, जो पैसा आरबीआई ने हम लोगों के पास छोड़ा हुआ है हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक भी तो दोबारा लोन देता, तो वो एक तरह से पैसा दोबारा घूम गया। अरे हाँ यार मैं तो ये सोचा ही नहीं, और पैसा लाइक तुम्हारा भी पड़ा है बैंक के पास और बैंक ने आगे घुमा भी दिया। ओ, तो इससे पैसा दोबारा नया बन गया। ओ, तो फिशर कहता है अरे यार सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ, जो एमवी बोला था ना उसके साथ जोड़ लो यार, वो वाली मनी भी जोड़ लो जो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, मतलब जो बैंक के पास डिपॉजिट पड़े हैं, मल्टीप्लाई बाय वही जो बैंक उसको घुमा देता है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। मतलब अगर मैंने 1000 रुपये, मेरे पास 1000 रुपये थे, एक केस क्या है मैंने 1000 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन कर ली, तो जिसके पास गए उसके पास 1000 रुपये के, मेरे पास से खत्म। लेकिन मेरे पास 1000 रुपये थे, मैंने बैंक में डिपॉजिट करे, अब मेरे पास वो 1000 रुपये भी हैं जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करे हैं, लेकिन वो बैंक 1000 रुपये में से लेट से कुछ 10% अपने पास रख के 900 रुपये आगे क्रेडिट मनी भी तो घुमाएगा। वो आगे लोन भी तो दे सकता है 900 रुपये का, और मेरे भी बैंक के पास 1000 रुपये पड़े हैं, तो डबल पैसा बन गया। ओ, 1000 रुपये से 1900 की ट्रांजेक्शन हो गई। ओ, तो इसलिए उसको भी जोड़ लिया इन्होंने सप्लाई वाली साइड में कि बैंक भी तो सप्लाई कर रहा है पैसा। ओ, समझ गए? यस। बाकी तो फॉर्मूला फिर फिशर कहता है यार देखो ये जो वेलोसिटी है ना ये कांस्टेंट गिन लो। वही बात है, थ्योरीज थ्योरीज बनती कैसे है भाई, हर चीज को कांस्टेंट गिना के। उसने फनी बात पता क्या करी, ये वी को भी कांस्टेंट गिन लिया, ये टी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी कांस्टेंट गिन लिया। भाई तुम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे कांस्टेंट गिन रहे हो, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट गिन रहे हो। गिन दी उसने, कहता देखो टी जो है वो भी फिक्स्ड है, और वी डैश जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, सब लोग एम्प्लॉयड है। वो बोलना पता क्या चाहता है कि ये जो एम है और ये जो पी है सिर्फ यही तो बचे जो कांस्टेंट नहीं है। वो क्या बोलना चाहता है कि जो एम और पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है, जो प्राइस लेवल पी है इट वेरीज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जो तुमने सुना नहीं होगा कि अगर आरबीआई और नोट छाप दे और पैसा छाप दे, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी अगर, तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। अगर और पैसा छाप दे आरबीआई, तो यहीं से तो आती है वो चीज़ कि देखो अगर एम बढ़ गया तो पी भी बढ़ जाएगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी। ओ, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीज इन प्राइस लेवल, डिक्रीज से डिक्रीज हो जाता है। ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ मनी कौन सी है, एमवी प्लस एमवी डैश, और डिमांड क्या है, पीटी। ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सप्लाई और डिमांड ईजी इक्वल टू हो जाते हैं। फिर कैम्ब्रिज आया, कैम्ब्रिज कहता है यार मेरी बात सुन इधर आ, फिशर फिशर इधर आ, फिशर इधर आ, ओए फिशर इधर। कैम्ब्रिज कहता है मेरी बात सुन, कहता फिशर एक चीज बता, तूने तो सिर्फ मनी की जो डिमांड है वो सिर्फ पीटी बोल दी, मतलब जो प्राइस लेवल है उससे सिर्फ तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या तुम्हें पैसा सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए। फिशर कहता हाँ। कहता एक चीज बता, तू सामान तेरे पास 1000 रुपये आ रहे, तू 1000 रुपये का सामान खरीद लेगा। कहता हाँ। कैम्ब्रिज कहता है अबे पागल, उसमें से तो कुछ पैसा आपातकालीन स्थितियों के लिए भी तो रखेगा, मतलब इमरजेंसी चीजें, मतलब अरे जरूरत पड़ने काम आएगा। तुम्हारे पापा भी तुम्हें अगर देखा होगा, और अगर तुमने जैसे कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर दिया, जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं 12th में था, तब तक मेरे को
स्कूल जाते हुए मुश्किल से 10 रुपये मिल गए तो मिल गए, बहुत बड़ी बात है। जैसे ही मैं कॉलेज जाना शुरू हुआ, जैसे ही मैं +2 के बाद बाहर निकला, सीए करने निकला, फाउंडेशन में पहुंचा, मेरे पापा अच्छा खासा पैसे मेरे को देख के भेजते थे कि बेटे 100-200 तो आज के खर्चे के लिए रख, और 500 रिजर्व भी रख, कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो तू बाहर जाता है अब। मैं कहा वाह, बड़ी बात है। तो पॉइंट इज कि कैम्ब्रिज वाले कहते हैं कि बात सुन भाई, हम तेरे से न्यू है, न्यू क्लासिकल मतलब क्लासिकल का थोड़ा नया रूप, कि हम तेरे से थोड़े नया रूप में बात करेंगे कि तेरी ये वाली बात तो ठीक है कि पैसा ट्रांजैक्शन के मोटिव के लिए चाहिए, लेकिन पैसा आपातकालीन स्थिति प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चाहिए। एक टेम्परेरी भी तो अपने अपने पैसे को तुम्हें टेम्परेरी भी तो जगह देनी चाहिए। टेम्परेरी जगह देनी चाहिए को बोलते हैं टेम्परेरी अबोर्ड। टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर के लिए, अबोर्ड मतलब रहने की जगह, कि थोड़ा पैसे को थोड़ा टेम्परेरी रहने भी तो दे। क्यों रहने दे? ताकि तुम अनफॉर्सीन इमरजेंसी और अनसर्टेनिटी के लिए भी पैसा रखो। ओ, तो कैम्ब्रिज वाले कहते हैं देखो ऐसा है, हमारी नजर में तो पैसा दो चीजों के लिए चाहिए, एक तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, और ऑफ कोर्स एक आपातकालीन स्थितियों के लिए, ठीक है। तो इसलिए फिशर बोलता कि यार, अनलाइक फिशर, सॉरी मतलब फिशर के जैसे नहीं, कैम्ब्रिज वाले क्या कहते हैं कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थोड़ी है, मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी है, इट इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोर ऑफ वेल्थ वाला भी तो फंक्शन है उसका, हमने यहाँ पे पढ़ा था। मनी क्या था? सम। स्टोर ऑफ वैल्यू उसका पहले ही फीचर क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, की जिसको तुम पैसे को संभाल के रख सको, आगे काम आएगा। ओ, यूनिट ऑफ अकाउंट भी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट योर ट्रांजैक्शन मोटिव, स्टोर ऑफ वैल्यू इज योर प्रिकॉशनरी मोटिव, एक हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला स्टोर ऑफ वेल्थ भी तो है। तो इसलिए कैम्ब्रिज वालों ने क्या बोला कि देखो ऐसा है, जो डिमांड फॉर मनी है ना, जो डिमांड फॉर मनी है, ये तुम्हारी जो जो तुम इनकम कमाते हो ना, उसका एक टुकड़ा है। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो उसमें से मैं 30,000 अपने पास रख रहा हूँ। क्यों? ताकि एक तो मैं ट्रांजेक्शन कर सकूँ, और उसमें से मैं कुछ अपने फ्यूचर के लिए रख सकूँ। जैसे मतलब 30,000 रख लिए मैंने 1 लाख में से, अच्छा बाकी 70,000 मैं कहीं चाहे एसेट खरीद रहा हूँ, चाहे मैं वो कर रहा हूँ, एफडी वगैरह में डाल रहा हूँ, मतलब स्टोर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। लेकिन जो 30,000 मैंने रख लिया, एक तो उसमें से मैं लेट से 20,000 की करूंगा ट्रांजेक्शन, 10,000 मैं अपने पास प्रिकॉशनरी रख लूंगा। ओ, तो जो फिशर की टी थी, फिशर का जो टी था, और इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर मनी डिमांड को क्या बोलते थे? पीटी। इधर क्या बोलते हैं? पी वाई। के तो चलो एक फ्रैक्शन है, कांस्टेंट फ्रैक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। के तो सिर्फ एक फ्रैक्शन है कि मतलब जैसे 10, जैसे मैंने बोला ना 1 लाख का मैं 30,000 रखूंगा, तो 0.3 इज व्हाट योर के फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज मैं अपनी इनकम का रख रहा हूँ। उधर था पी टी, इधर था पी वाई। तो इधर टी और वाई में कंपैरिजन है बस, कि देखो ऐसा है, फिशर का जो टी था वो सिर्फ ये था कि ट्रांजैक्शन कितनी प्लेस होनी है, जितनी ट्रांजैक्शन होनी है उस हिसाब से। और कैम्ब्रिज का जो वाई है, मतलब कैम्ब्रिज की जो डिमांड फॉर मनी है, वो कहाँ से निकलती है कि कितना आउटपुट एक इकोनॉमी जनरेट करती है। अगर तुम्हारा अच्छा खासा इनकम है तो तुम ज्यादा डिमांड फॉर मनी करोगे। पॉइंट ही क्या पॉइंट है सर, कि अगर तुम्हारी हायर इनकम है, तुम्हारी हायर डिमांड फॉर मनी होगी, और अगर तुम्हारी लोअर इनकम है तो लोअर डिमांड फॉर मनी होगी, सिंपल। और कैम्ब्रिज का के तो सिंपल एक फ्रैक्शन था कि कितना पैसा लोग एज अ कैश बैलेंस होल्ड रखने के लिए चाहते हैं, मतलब कितना कितना पैसा होल्ड करना चाहते हैं। ओ, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे पी तो प्राइस लेवल वही है जो ऊपर था फिशर वाली में। ऊपर भी याद है बोलते थे वाई लेटर रिप्लेस्ड बाय वाई, तो वो यही हुआ था, रिप्लेस बाय वाई। ये देखो, लेटर रिप्लेस्ड बाय वाई। और इसको बोलते हैं रियल आउटपुट। अब रियल आउटपुट वाई होगी, एक चीज समझो, देखो, रियल आउटपुट होगी वाई, रियल आउटपुट होगी वाई। वाई मतलब फॉर एग्जांपल 120 किलो तुम्हारा सामान बना, ठीक है, और प्राइस लेवल है 10 रुपए, तो तुम्हारी रियल आउटपुट कितनी होगी, रियल इनकम कितनी होगी? 1200। दिस इज योर वाई, रियल इनकम, ठीक है। सॉरी, रियल ये हो गई, और ये तुम्हारी होगी रियल वाई, रियल वाई। अब बात क्या है, ये तो हो गया बेस ईयर के प्राइस। अब 140 किलो हुई, इसमें भी तुम बेस ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 तुम्हारी क्या होगी? रियल वाई, रियल वाई। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस लेवल के साथ, पी के साथ, मतलब इन्फ्लेशन भी तो हुई होगी। इस साल इन्फ्लेशन हो गया, ये 10 का जो रेट था ना, वो एक्चुअल में करंट ईयर में 12 है। तो 12 का मतलब 20% इन्फ्लेशन, तो 1.2 हो गया। तो या तो मैं 1400 को मल्टीप्लाई कर दूं 1.2 से, या मैं 140 को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, तुम कैलकुलेट करके देख लो, एक ही बात है। तो पॉइंट इज कि अगर मैं उसको, ये जो रियल नेशनल इनकम है मेरी, जो 1400 थी, 140 × 10, अगर मैं उसको करंट प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम्हें पता ना उसमें से इन्फ्लेशन जुड़ जाती है। नॉमिनल और रियल में क्या फर्क है? सिर्फ इन्फ्लेशन का ही तो फर्क है। अगर मैं नॉमिनल में से इन्फ्लेशन हटा दूं तो वो रियल रह जाती है, और रियल में इन्फ्लेशन जोड़ दूं तो नॉमिनल बन जाती है। तो मैंने रियल में इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगी? नॉमिनल इनकम ब्रो।
Oh yeah, let's go. Good, good. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आई होप समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? वेरी गुड, चलो। फिर ये नियो क्लासिकल वाई, फिर कीन्स आया। कीन्स कहता है अरे तुम दोनों को कुछ नहीं पता, तुम दोनों को कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ये फिशर तो बोलते हैं एक ही पर्पज है ट्रांजैक्शन, हट। नियो क्लासिकल तू क्या बोलते, सिर्फ दो पर्पज है, हट। तीन पर्पज हैं। तो नियो क्लासिकल वाले बोलते भाई हमें हमारे दो पता है, हमारे सही हैं। तो कीन्स बोलता है यार तुम्हारे सही हैं, टेंशन मत लो, दो पर्पज तो मैंने तुम्हारे ही उठाए हैं। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव और एक स्पेकुलेटरी मोटिव, सॉरी कौन सा मोटिव था, प्रिकॉशनरी मोटिव, वो तो मैंने तुम्हारा ही उठाया है। एक मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ जो मैंने गलती से बोल दिया, स्पेकुलेटिव मोटिव। ओ, तो फिर कीन्स आया। कीन्स कहता देखो बात सुनो, कहता मैंने 1936 में अपनी थ्योरी बना ली है एक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कहता मेरी थ्योरी सुनो, मेरा मास्टरपीस है ये, ठीक है, मेरा मास्टरपीस है ये। कहता मेरी थ्योरी सुनो, एक तो लोगों को पैसा चाहिए ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। क्यों क्यों चाहिए ट्रांजैक्शन मोटिव, क्यों पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के रिसीट और एक्सपेंडिचर साइमल्टेनियसली नहीं होते। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा को मिलती है सैलरी 1 तारीख को, लेकिन खर्चे उन्होंने पूरे महीने करने, तो रिसीट मिल रही है एक दिन, खर्चे हो रहे हैं अलग अलग दिन, तो साइमल्टेनियसली नहीं ना हो रहा कि उनको जैसे ही खर्चा करना है उनको सैलरी मिल जाए, ये तो नहीं हो रहा। तो इसलिए वो कहता कि क्योंकि ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि बिकॉज रिसीट्स एंड पेमेंट डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, क्योंकि खर्चे और ये साथ में नहीं होते, तो इसलिए लोगों को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है ताकि उनको जो आगे फ्यूचर में खर्चे करने हैं वो उसमें से कर सकें। ओ, तो कहता है इसलिए तुम्हारा ट्रांजैक्शन मोटिव है, क्योंकि लोग पैसा रखते हैं ताकि वो डे टू डे अपने एक्सपेंसेस कर सकें। और ये डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इनकम, कि अगर तुम्हारी इनकम ज़्यादा हो रही है, अगर तुम इनकम ज़्यादा कमा रहे हो, तो अगर तुम इनकम ज़्यादा कमा रहे हो तो तुम अपना ट्रांजैक्शन ज़्यादा रखोगे, तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। ओ, हायर इनकम हायर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। और ये इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट नहीं होती। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मान लो मैं 10,000 रखता हूँ खर्चों के लिए, बाकी 90,000 तो मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, एफडी में डाल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो 10,000 मैंने रखा अपने डेली ट्रांजेक्शन के लिए, क्या मैं ये भी एफडी में लगा दूंगा ये सोच के और इंटरेस्ट रेट बड़ा अच्छा मिलता है? नहीं, क्योंकि ये वाला तो मेरे को चाहिए ना डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। अच्छा, तो इसलिए जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिग्निफिकेंटली वर्ड क्यों लिखा हुआ है, मतलब इफेक्ट तो होती है पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। इफेक्ट क्यों होती है, क्योंकि 1 लाख में से मैं मान लो 15,000 रखने वाला था ट्रांजेक्शन मनी, लेकिन मेरे को फील हुआ कि यार मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, तो मैं 10,000 रखूंगा, तो 5,000 तो मैं अभी भी डाल गया ना उधर एफडी की तरफ, लेकिन 10,000 तो मैं रख रहा हूँ भाई, वो इफेक्ट नहीं होगा, वो तो चाहे इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी हो, इतना तो मेरे को डेली खर्चों के लिए चाहिए। और ध्यान रखो भाई ये बात, ये थ्योरीज बनी हुई हैं 1936 की, तब कोई गूगल पे, पेटीएम, डिजिटल मनी ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है? तो अपना दिमाग उस अकॉर्डिंग चलाना, कि कहीं तुम सोचो कि अरे सर तो क्या हो गया, आप बैंक में पैसा रखो साथ में गूगल पे कर दो, ऐसे नहीं होता था उस समय, ठीक है? उस समय बैंक में पैसा रखते थे तो सेविंग पे तुम्हें ब्याज मिलता था, लेकिन बैंक से तुम्हें निकलवाने जाना पड़ता था, तो बहुत स्यापे हैं, ठीक है? ओके, तो ट्रांजैक्शन मोटिव तो इसने उनका सेम बोला, क्या था देखो यार जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है ना, वो तो मैं सही बोलूंगा तुम्हारी सही थी, कि मतलब एक प्रपोर्शन ऑफ इनकम, मतलब वो जो फ्रैक्शन जितना तुम अपनी इनकम में से फ्रैक्शन रखते हो ट्रांजैक्शन के लिए, और वही तुम्हारी इनकम। कहता ये तो भाई नियो क्लासिकल बिल्कुल तेरे जैसा है। कहता ठीक है, ये सेल्फ रीड कर लो, सेल्फ रीड कर लो, कभी कभी ना ऐसी लैंग्वेज उठ के एज इट इज एमसीक्यू में आ जाती है, सेल्फ रीड कर लो जल्दी से, ठीक है? फिर प्रिकॉशनरी मोटिव आया। भाई पीपल, लोग जो है ना, कुछ पैसा रखते हैं ऑफकोर्स अनफोर्सिन एक्सपेंसेस और इमरजेंसी के लिए। अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, एक तो अगर मेरी इनकम ज़्यादा तो मैं ज़्यादा पैसा संभाल के रखूंगा आपातकालीन स्थितियों के लिए, ऊपर से अगर मैं पेसिमिस्टिक हूँ ऑप्टिमिस्टिक हूँ उस चीज़ से भी फर्क पड़ता है, मैं कितना दूरदर्शी हूँ, मैं कितना फार साइटेड हूँ उस चीज़ से भी फर्क पड़ता है। ओ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन क्या, मतलब पैसा अपने पास रखने में ज़्यादा फायदा है या उल्टा बैंक में डालने में ज़्यादा फायदा है? ओह! तो ये तो होगी इकोनॉमिक कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन वही कि वॉर वगैरह चल रही है या कोई बैंक का बुरा हाल हो रखा है, तो उसमें से पैसा निकाल लो भाई। और हायर इनकम होगी तो हायर प्रिकॉशनरी बैलेंसेस होंगे। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनसर्टेनिटी एंड इंडिविजुअल एटीट्यूड्स। भाई मेरी क्या सोच है पैसे को लेके कि कितना रखना चाहिए कितना नहीं, है ना? कईयों की होती है ना कि यार यार अपने पास क्यों रखना है? अगर मतलब समझ रहे हो 10 लाख की संपत्ति है तो उसमें से उल्टा 9.5 लाख बाहर कहीं इन्वेस्ट करो, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 लाख की संपत्ति है तो इसमें से उल्टा 9 लाख तो घर पे रखो। 1 लाख से खेलो जो मार्केट में खेलना, ताकि अगर डूबेगा तो 1 लाख डूबेगा। समझ रहे हो? अपनी-अपनी सोच है। एंड इट इज़ आल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सोचो कोई बंदा
इमरजेंसी के लिए 5 लाख रुपए रख रहा है। अब वो ये थोड़ी सोचेगा अरे मार्केट में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, ये 5 लाख उधर डाल देता हूँ। अरे भाई तेरे पास बचेगा क्या इमरजेंसी के लिए फिर? तो इसलिए ये भी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ज़्यादा मिल भी रहा है तो भी मैं अपने पास पैसा रख रहा हूँ। ठीक है। और कीन्स ने प्रिकॉशनरी बैलेंस को, जैसे हमने ऊपर ट्रांजैक्शन मोटिव को बोला ना कि भाई इनकम इलास्टिक है, इनकम मतलब ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा बैलेंस होगा। फिर तीसरा कीन्स ने बोला कि अरे बात सुनो, स्पेकुलेशन भी तो करनी है, स्पेकुलेशन भी करनी है। ये मैंने तुम्हें क्लास में बता दिया था कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो तुम्हारा बॉन्ड प्राइस कम हो जाता है। ये इसको आप ऐसे ही समझ लो, अब रिवीजन चल रही है तो जल्दी से समझ लो। इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो बॉन्ड प्राइस नीचे गिर जाता है, इंटरेस्ट रेट लो है तो बॉन्ड प्राइस हाई हो जाता है। बेसिकली इनवर्स रिलेशन है किसमें, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में। ठीक है। अब अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर अगर करंट इंटरेस्ट रेट हाई है, करंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो मतलब करंट बॉन्ड प्राइस सस्ता है, बॉन्ड प्राइस सस्ता है तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सस्ते में मिल रहा है। ऑल्दो उनको इंटरेस्ट इनकम तो एक फिक्स्ड मिलेगी भाई, फिक्स्ड मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम उनको फिक्स्ड मिलेगी। अब लेकिन उनको क्या पता है, अगर उनको पता है करंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि करंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो बॉन्ड सस्ते में मिलता है तो वो ले लेते हैं। अब उनको पता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो उनको पता है इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। अब अगर उन्होंने कोई चीज़, कोई बॉन्ड सस्ते में खरीदा और बाद में महंगे में बेच दें तो इनको तो मस्त कैपिटल गेन होगा, फायदा होगा, पैसे कमाए जाएंगे। यस, तो इसलिए वो कहता है कि लोग स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट करंटली हाई है तो लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट इनकम भी कमाते हैं और कैपिटल गेन एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम राइजिंग बॉन्ड प्राइजेस, की फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे भी तो सही। क्योंकि 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 पीपल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू फॉल इन फ्यूचर एंड बॉन्ड प्राइस टू राइज। इसका उल्टा भी है कि अगर करंट इंटरेस्ट रेट लो है तो उनकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। अच्छा सुनो मेरी बात, जब हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, मतलब मेरे को कितना पैसा अपने पास होल्ड करना है ताकि मैं फ्यूचर में ट्रांजैक्शन कर सकूं। जब मैं बोलूँ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, इसका मतलब मैं कितना पैसा अपने पास होल्ड करूंगा ताकि फ्यूचर में मेरे को कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़े, कोई इमरजेंसी हो तो मेरे को काम आ जाए। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या, सेम चीज, कि मैं कितना पैसा आज होल्ड कर रहा हूं ताकि मैं फ्यूचर में स्पेकुलेशन कर सकूं। अब अगर करंट इंटरेस्ट हाई है तो मैंने अपने पास स्पेकुलेशन डिमांड रखी ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सारा पैसा बॉन्ड में लगा दिया, खरीद लिए बॉन्ड। अगर करंट इंटरेस्ट रेट हाई है, और अगर करंट इंटरेस्ट रेट लो है तो मैं अवॉइड करूंगा बॉन्ड खरीदना और मैं कैश होल्ड करूंगा और मैं कैपिटल लॉस भी अवॉइड करूंगा और मैं बॉन्ड फ्यूचर में लेटर सस्ते पे खरीद सकता हूँ ना। तो इसी को तो बोलते हैं होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस। यही तो स्पेकुलेटिव मोटिव है, होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस। तो इससे हमें क्या पता चला कि इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड में भी इनवर्स रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट देखो लो था, ये देखो इंटरेस्ट रेट लो था तो मैंने कैश होल्ड करा ताकि मैं लेटर खरीद सकूं। तो इसलिए तो इसको तो बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और वो बढ़ चुकी। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। इसका मतलब आई विल होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस। गॉट इट? यस। फिर एक चीज आती है लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखो तुम मॉनेटरी पॉलिसी तो पढ़ोगे यूनिट 3 में, ठीक है, लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में तुम्हें सिंपल समझा देता हूँ। जैसे तुम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ी हुई है, क्या होती है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर में ऐसे चेंज करती है ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट सस्ता कर देती ताकि लोग लोन ज़्यादा लें, लोन ज़्यादा लेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो ताकि रिसेशन के टाइम पे उल्टा एक्सपेंशन हो सके तभी गवर्नमेंट क्या चलाती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट लो कर देती है। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी मार्केट में बहुत लो है, ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीमली लो है, मतलब ऑलमोस्ट 0.2%, 0.5% ऐसा बहुत लो है। तो गवर्नमेंट के अब और कम करने से भी फायदा नहीं है, समझ रहे हो? और कम करने से फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों को मार्केट में उस पैसे के ऊपर रिटर्न मिलेगी नहीं, तो लोग अपने पास कैश होल्ड करेंगे। वो पैसा अगर बैंक के पास जाएगा नहीं तो क्रेडिट मल्टीप्लायर प्रोसेस में जाएगा नहीं, तो वो पैसे से पैसा बनेगा नहीं। लोग अपने पास कैश होल्ड रखने लग जाते हैं। अगर वो लोग कैश होल्ड रखने लग जाते हैं तो अगर सरकार पीछे से मनी सप्लाई बढ़ाएगी भी। अच्छा, ये भी एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। क्या? जैसे मैंने बोला एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी, तो इंटरेस्ट रेट तो गिराती है सरकार, मनी सप्लाई भी तो बढ़ाती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट लेकिन लो है और गवर्नमेंट ने छोड़ा, मनी सप्लाई करी, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ने लोगों के बीच में पैसा छोड़ा, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस फिर भी नहीं हो पाएंगे और इससे इन्वेस्टमेंट वगैरह और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी।
समझे बात? यस। बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जब तुम्हारा इंटरेस्ट रेट देखो हाई होता है तो तुम्हारी डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाई है तो डिमांड फॉर मनी कम है, समझे। और इंटरेस्ट रेट लो है तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है। जैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस हाई है तो डिमांड कम है और प्राइस लो है तो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट सोचो बहुत लो है, मतलब यहाँ पे तो सोचो स्पेकुलेटिव ये डिमांड फॉर मनी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो है, मेरे को उस पैसे से कुछ खास पैसा बनेगा नहीं, मेरे को उस पैसे पे कुछ खास रिटर्न है नहीं, तो वो मैं पैसा मार्केट में लगाने के बजाय अपनी जेब में रखूंगा, अपने पास रखूंगा। ओ, अपने पास रखूंगा, जी हाँ। अब अगर मैं अपने पास रखूंगा तो सरकार अगर इंटरेस्ट रेट और लो कर भी देगी ताकि लोग लोन ले लें, ऐसा कुछ कर लें, तो मैं लगाऊंगा ही नहीं पैसा बाहर या जो भी है, तो मैं अपने पास ही पैसा रखूंगा। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप बन गया। ट्रैप मतलब किस सेंस में कि लोग लिक्विड ही पैसा रखना प्रेफर कर रहे हैं। ओह, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और फ्यूचर में बॉन्ड उल्टा सस्ता होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं। तुम्हें पता है ये बात? यस, तुम्हें पता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस गिरेंगे, हम तब बॉन्ड खरीदेंगे। अभी हम प्रेफर क्या करेंगे? कैश होल्ड करें इंस्टेड ऑफ बॉन्ड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज ऑलमोस्ट जीरो। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो है, ऑलमोस्ट 0%। तो मैं अगर अपने पास में लाइक बॉन्ड में पैसा लगाता तो भी क्या कमाता? 0%, 0.5% ये वो कमाता। तो एज गुड एज मैं अपने पास रख लेता हूँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है। मेरे को कुछ खास खर्चा पड़ नहीं था अपने हाथ में पैसा रखने पे, रेदर देन बॉन्ड में पैसा लगाने की वजह। फीचर्स क्या है भाई? स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। कि अगर इंटरेस्ट रेट लो है, ऐसा है मतलब, तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? यही हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यही तो होता है परफेक्टली इलास्टिक। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। जब तुम्हारा यहाँ पे ये परफेक्टली ऐसे इलास्टिक हो जाता है ऐसा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई डज नॉट रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। भाई मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है। ओ, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनफेक्टिव। लिक्विडिटी ट्रैप चीज ही ऐसी, क्योंकि लोग देखो अगर उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाई भी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया भी, तो भी वो उसमें बैंक्स वगैरह या बॉन्ड वगैरह खरीदने के बजाय अपने पास होल्ड करना प्रेफर कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा तब लेंगे। ओ, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम आउटपुट कुछ नहीं बढ़ता, मतलब एक्सपेंशन नहीं होती है ना। ये सब कुछ कब बढ़ता है? जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगती है तो एक्सपेंशन होती है। तो लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई तो इससे कुछ बढ़ा ही नहीं। ओ, समझे? ठीक है। फिर कीन्स के बाद भी कुछ डेवलपमेंट हुई थ्योरीज में, ठीक है। मोस्ट पोस्ट कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एम्फसाइज ऑन द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट फंक्शन ऑफ मनी। कि भाई मनी जो है ना, इसको तुम संभाल के रख सकते हो। ये कीन्स के बाद लोगों ने ऐसे बोला कि यार मनी जो है ना संभाल के रखने वाली चीज है। स्टोर ऑफ वैल्यू और द एसेट फंक्शन ऑफ द मनी। एसेट फंक्शन किसने बोला? आगे जो आएगा ये बंदा, ये फ्रीडमैन। फ्रीडमैन। लेकिन इसने क्या बोला कि भाई इन्वेंट्री की तरह रखो ना। बॉमल ने बोला, देखो एक था बॉमल, एक था टॉबिन, यहाँ पे टॉबिन, और एक था बीच में फ्राइडमैन। फ्राइडमैन का सिंपल क्या था कि जो पैसा है ना, जो डिमांड फॉर मनी, मनी को तुम किसी भी और रैंडम एसेट की तरह सोच के चलो, जैसे लैपटॉप, कि तुम्हारे हाथ में पैसा पड़ा या तुम्हारे हाथ में लैपटॉप पड़ा, एक ही बात है। ये कौन बोलता है? फ्राइडमैन। बॉमल क्या बोलता है? बॉमल बॉमल बोलता है कि यार इन्वेंट्री की तरह रखो पैसे को। इन्वेंट्री की तरह रखो मतलब तुम स्टोर ऑफ वैल्यू समझो इसको। और तुम कैसे रख सकते हो? तुम दो तरीके से रख सकते हो। या तो तुम मनी हाथ में रख सकते हो, लाइक मनी इन बैंक या मनी इन हैंड, या तुम ऑफ कोर्स कोई इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट, बेसिकली ये जो तुम्हारा बॉन्ड हो गया है ना। उस जमाने में बॉन्ड को ही एग्जांपल लेते थे। तो इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड, कि या तो तुम मनी या बॉन्ड, कि या तो तुम्हारे पास जो डिमांड फॉर मनी है वो, या तो तुम पैसा तुम इसलिए रखो ताकि तुम अपने हाथ में कैश बैलेंस रख सको, या तुम एज एन इन्वेंट्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। जैसे आज की डेट में बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी करा हुआ है, कि अपने कुछ पैसे, कुछ सर्टेन अमाउंट मैंने म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ रखी है, कि ठीक है ना यार, वहाँ पे पैसा पड़ा है मेरा, कल को मेरे को चाहिए होगा निकाल लूंगा। सेल ही तो करना है, आज की डेट में तो बहुत ईजी है। लेकिन उस समय भी लोग क्या सोचते थे कि देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं पैसे संभाल के रखने के, या तो तुम अपने पास कैश रख लो या तुम बॉन्ड में लगा दो, इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हर चीज का फायदा नुकसान था। अगर तुम पैसा रखते हो तो वो सेफ है लेकिन उसमें इनकम नहीं हो रही, और दूसरी साइड तुम्हारा बॉन्ड है, वो रिस्की है लेकिन उसमें तुम्हें पैसा बन रहा है। पेज इंटरेस्ट बट रिस्की। अब
एक फिक्स्ड कॉस्ट भी तो पड़ती है ट्रांसफर करने की। देखो अगर तुम मनी से बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हारी एक ब्रोकरेज फीस, उस जमाने की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी एक ब्रोकरेज फीस भी लगती है ना, कि इस पैसे को अगर मेरे को बॉन्ड खरीदना है तो उसके लिए तुम्हें कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। और अगर तुम्हें बॉन्ड से, ये क्या हो गया, और अगर तुम्हें बॉन्ड से मनी में कन्वर्ट करना है तो भी तुम्हें एक सर्टेन वो लगती है, कमीशन, ब्रोकरेज। तो इसलिए एक सर्टेन फिक्स कॉस्ट ऑफ मनी बनती है बिटवीन मनी एंड ऑल्टरनेटिव एसेट। बिटवीन मतलब चाहे मनी से ऑल्टरनेटिव एसेट, चाहे ऑल्टरनेटिव एसेट से मनी, इसको घुमाने में तुम्हें कॉस्ट लगती है, फॉर एग्जांपल ब्रोकर चार्जेस, है ना। और इंडिविजुअल होल्ड मनी टू मीट द डे टू डे ट्रांजेक्शन नीड्स, बट होल्डिंग मनी इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि तुम इससे इंटरेस्ट कमा सकते थे, बिकॉज मनी से तो इंटरेस्ट कमाता नहीं, वो तो एसेट से कमाएगा, बॉन्ड से। और सेविंग डिपॉजिट और अदर फाइनेंशियल एसेट जो है उससे तो पैसा तुम्हारा बनता है। तो चाहे तुम अपने हाथ में पैसा रख लो, वो सेफ है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और या तुम सेविंग डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट या एफडी या बॉन्ड, इन सब चीज़ों में पैसा रख लो, उसमें इंटरेस्ट मिलता है लेकिन वो रिस्की है। तो इंडिविजुअल को एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना पड़ेगा, बेसिकली एक मिक्स रखना पड़ेगा कि कुछ पैसा मेरे पास पैसा रहे एज अ मनी रहे, और कुछ पैसा मैं इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट में डाल दूं। अब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जो इस केस में, इन्वेंट्री वाले केस में, इस केस में ये डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो तुम ऑफ कोर्स अपने पास हाथ में पैसा रखना प्रेफर नहीं करोगे, तुम प्रेफर करोगे मैं बॉन्ड खरीदूं, मैं सेविंग डिपॉजिट में जाऊं। तो हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस मनी डिमांड, तुम अपने पास पैसा कम रखना प्रेफर करोगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी राइजेस, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पैसा है उसका उल्टा उसकी तुम्हें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। वही पैसा तुम बॉन्ड में लगाओगे तो तुम कुछ कमा लोगे अच्छा खासा। सेकंड चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी? सर कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स। अब तुम्हारी कॉस्ट भी तो पड़ती है बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट करना, मनी को बॉन्ड में कन्वर्ट करना, तो इसलिए लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर तुम्हारी ब्रोकरेज फीस बढ़ गई तो इससे तुम्हारी रेजेस द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड लोअर्स द एवरेज बॉन्ड होल्डिंग। मतलब अगर तुम्हारी कन्वर्जन की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तुम्हें पैसे से बॉन्ड कन्वर्ट करने में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो तुम अपने पास पैसे ही रखोगे। ओ, ये पढ़ लो। पढ़ लिया, यस। फिर बॉमल ने अपना एक स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला भी दिया कि यार ऑप्टिमम कैश विड्रॉल क्या है। अब मेरी बात सुनो, तुम सीए इंटर के कॉस्ट में जब जाओगे ना तो तुम पढ़ोगे ऑप्टिमम ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है, उसका भी फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है, लॉजिक उसका बिल्कुल सेम है। आई एम नॉट श्योर वो सेम बंदे ने दिया कि नहीं दिया, लेकिन बॉमल का स्क्वायर रूट रूल इस पे चलता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस पे। ऑप्टिमम कैश बैलेंस बॉमल ने क्या बोला कि देखो यार, जितनी तुम्हारी इनकम में से वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है, ब्रोकरेज फीस या जो भी कन्वर्जन कॉस्ट, उसका 2 गुना कर लो और उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दो और उसको अंडर रूट कर दो, तो तुम्हारा इतना ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना चाहिए। क्या सर इसके न्यूमेरिकल पेपर में आने वाले हैं? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या चीज़? तुम्हारी जो ब्रोकरेज फीस है इनटू योर इनकम मल्टीप्लाई 2 गुना, उसका 2 गुना डिवाइड बाय आर, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दो और अंडर रूट कर दो, बस सिंपल। ठीक है। तो बॉमल का मॉडल किस चीज़ पे चलता है कि भाई जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट इलास्टिक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट इलास्टिक? इंटरेस्ट इलास्टिक, सिंपल, कि अगर इंटरेस्ट रेट में फ़र्क है तो इलास्टिक है, मतलब इन द सेंस हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो लोअर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी हो जाएगी। मतलब इन्वर्स रिलेशन तो है ही है डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट में, लेकिन इलास्टिक भी ज़्यादा है, कि अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो तुम्हारी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा ही गिर जाएगी, ऐसा समझे। एज रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पीपल होल्ड लेस मनी एंड मोर इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स। यस यस। फिर आया फ्रीडमैन। फ्रीडमैन कहता है अरे यार इतना क्या चौड़ा हो रहे हो पैसे के लिए, क्या यार, मनी इज एज गुड एज एनी अदर ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। ये जो तुम माइक, लैपटॉप, कैमरा, ये फोन, ये आईपैड, ये सब जो यूज करते हो, मनी इज एज गुड एज डैट ब्रो, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। मेरे अंदर से ना जा नहीं रही, मनी फॉलोज, मनी मनी फॉलोज, पैसा या पहचान, पहचान। ठीक है। फिर ये थोड़ा थोड़ा और रीसेंट, फ्रीडमैन भाई साहब 1956 में आए, इंडिया आज़ाद होने के बाद, ठीक है।
इसने एक्सटेंड करी कीन्स की स्पेकुलेटिव मनी ऑफ डिमांड को। स्पेकुलेटिव कौन सी थी? यही इंटरेस्ट रेट गिरता है, बॉन्ड बढ़ता है, ये सब चीजें, कि इंटरेस्ट रेट और उसका ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का इनवर्स रिलेशन है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। ठीक है, इसने उसको ही एक्सटेंड करा, और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसेट प्राइस थ्योरी, फ्रीडमैन कहते हैं डिमांड फॉर मनी इज नथिंग मोर देन द एप्लीकेशन ऑफ अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स, कि एज गुड है जो तुम्हें ये कैपिटल एसेट चाहिए होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, बेड हो गया, टीवी, एसी, फर्नीचर हो गया, ऐसा ऐसा, इट इज एज गुड एज डैट डिमांड फॉर मनी इज इफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर एज डिमांड फॉर एनी अदर एसेट। कहता है इसको बाकी एसेट की तरह मानो। कौन से फैक्टर से इफेक्ट होती है? परमानेंट इनकम से और रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट से। परमानेंट इनकम क्या होती है? जितना भी मैं फ्यूचर में पैसा कमाने वाला हूँ, जो मेरी परमानेंट, जो मेरी कमाई है, उसको मैं अगर करंट मतलब एक सर्टेन रेट पे 10% पे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू ले आऊँ। स्टैट्स में तुमने पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? अगर मैंने 1 साल बाद 1 लाख रुपए कमाना है और 10% इंटरेस्ट रेट में मानूं, तो उसको मैं 1.1 से डिवाइड करूंगा, तो आज का जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इस पैसे की क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू, कि आज उस 1 लाख की क्या वैल्यू है। दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू। समझे? यस। तो वो बोलता कि एक तो तुम्हारी डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है कि तुम्हारी परमानेंट इनकम क्या है, मतलब तुम आगे जो फ्यूचर में अच्छा खासा जो पैसा कमाने वाले हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। एक तो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर ऑफकोर्स वो परमानेंट इनकम तुम्हारी ज्यादा है तो तुम ऑफकोर्स ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी, और अगर तुम्हारी परमानेंट इनकम कम है तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, सिंपल। सेकंड, रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स, कि भाई उस मनी के मुकाबले तुम्हारी बाकी एसेट के ऊपर क्या रिटर्न रहती है। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। फ्राइडमैन मेंटेन दैट इट इज परमानेंट इनकम एंड नॉट करेंट इनकम एज इन कीनीशियन थ्योरी। कीनीशियन थ्योरी में उसने करा था ना, वो वाई का फ्रैक्शन ले लिया था, जैसे ये जो वाई लिया था वाई, तो उसने इनकम ले ली थी। इनकम क्या? करंट इनकम। यहाँ पे भी उसने एल आर इजकल टू के वाई ले ली थी, जो कीन्स ने, ये। तो इसने क्या ली थी? करंट इनकम, कि आज तुम जितना पैसा कमा रहे हो उसका कितना प्रपोर्शन तुम रखते हो। वही बात है, जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है घर, है पैसा, है गाड़ी। आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। चलो। हाँ, तो ये बोलता कि परमानेंट इनकम होती है, करंट इनकम नहीं होती, जो कि नीचे लेके बैठा है। परमानेंट इनकम कौन सी होती है? डिटरमाइंस द डिमांड फॉर मनी। परमानेंट इनकम जो फ्रीडमैन वेजर ऑफ वेल्थ है, इज द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम। ठीक है। फ्रीडमैन की नजर में मनी इज एज गुड एज एनी अदर कंज्यूमर गुड्स एंड इट्स डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। ठीक है। फ्रीडमैन ने 4 डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिफाई करे फॉर डिमांड फॉर मनी। एक, इट इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ, विच इज ऑफ कोर्स परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, डिफाइंड एज एवरेज रिटर्न ऑन द 5 एसेट क्लास विच आर मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन 5 एसेट क्लास के ऊपर जो तुम्हारी रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, दैट इज योर दैट डिटरमाइंस योर डिमांड फॉर मनी। ठीक है। फिर सेकंड डिटर्मिनेंट कौन सा है? पॉजिटिव रिलेटेड टू प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स, ये मैंने पहले बताया। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो तुम अपने पास पैसा ज्यादा रखोगे ना खर्चे के लिए। ओके। थर्ड क्या? राइजेस इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग क्या होता है? बेसिकली एक काइंड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन बॉन्ड एंड स्टॉक। अगर तुम्हें बाहर बॉन्ड पे पैसा कम मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न डिक्लाइंस, तो तुम्हारी डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी ना। तुम अपने पास हाथ में पैसा ज्यादा रखोगे, बॉन्ड में क्यों रखोगे? उसमें पैसा कुछ खास मिल ही नहीं रहा। ओ, इज इन्फ्लुएंस बाय द इन्फ्लेशन। ये सेम प्राइस लेवल वाला पॉइंट है कि अगर पैसा बाहर मतलब मार्केट में ज्यादा चाहिए तुम्हें खर्चा करने के लिए, तो तुम अपने पास ज्यादा पैसा रखोगे, सिंपल। ठीक है। फिर एक और थ्योरी क्या आई? टोबिन की, डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड इट। टोबिन कहता देखो ऐसा है, कहता देखो लोग होते हैं ना फट्टू। फट्टू क्या होते हैं? जिगरा नहीं है उनमें, जिगरा नहीं है। तो लोग जिनमें जिगरा नहीं होता है या जो फट्टू होते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिस्क एवर्स। वी आर रिस्क एवर्स ब्रो। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एवर्स? और टोबिन ने एज्यूम करा कि लोग फट्टू हैं। रिस्क एवर्स क्या होता है? मीनिंग दे प्रेफर लेस रिस्क टू मोर रिस्क एट अ गिवन रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऑफ कोर्स उनको कम रिस्क चाहिए, मेन बात ये फट्टू है लोग। ठीक है। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑल वेल्थ इन मनी और ऑल वेल्थ इन रिस्की एसेट, पीपल प्रेफर अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कि कुछ पैसा हम अपने पास मनी रख लें
जो सेफ है और उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, और कुछ पैसा हम एज अ बॉन्ड्स वगैरह में रख लें जिसमें तुम पैसा कमा रहे हो लेकिन वो रिस्की, सिंपल। और ये टोबिन ने बोला था कि पीपल प्रेफर मोर वेल्थ टू लेस वेल्थ। ये बात याद रखना, पेपर में एमसीक्यू ऐसी ऐसी उठ के आ जाता है। हु क्लेम दैट पीपल प्रेफर मोर वेल्थ टू लेस वेल्थ? 4 नाम होंगे, बॉमल, टोबिन, कीन्स, फिशर। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ओ कहाँ पढ़ा था ये? पढ़ा तो था ये चैप्टर 8 में कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ पे? तो इसलिए कंफ्यूज ना होना, टोबिन ने बोला था, ठीक है, ओके। एंड उनको डिसाइड करना पड़ता है कि उनकी वेल्थ का कितना हिस्सा मनी में जाएगा जो सेफ तो है लेकिन इंटरेस्ट कमाती है, और कितना हिस्सा बॉन्ड या शेयर में जाएगा जो रिटर्न कमाती है चाहे उसमें रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। ठीक, अब टोबिन ने दिया एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन। टोबिन ने आर्ग्यू किया कि जो डिमांड फॉर मनी है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स पैसा पैसा पैसे से पैसा बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता तो अपने पास रख लेंगे पैसा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोग बॉन्ड्स होल्ड करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट तुम्हें मिलता है, तो मनी होल्ड नहीं करते। और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो लोग मनी ज्यादा होल्ड करना प्रेफर करते हैं बॉन्ड की बजाय। ये तो कब से चीज स्टेब्लिश हो चुकी है, अब तक तो तुम्हें रटगी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली रिलेटेड, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस को कर्व स्लोप डाउनवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डाउनवर्ड? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है, इसको लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी बोल दो ना, तो पॉइंट यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो लोग अपने पास पैसा ज़्यादा रखेंगे, लिक्विडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग अपने पास कम पैसा रखेंगे, लाइक लिक्विडिटी प्रेफरेंस उनकी कम हो जाएगी, दे विल प्रेफर मोर बॉन्ड्स। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा देन दे विल प्रेफर मोर लिक्विड मनी, ओके, यस। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गई। तो कंक्लूजन क्या है कि टोबिन बोलता है अपनी थ्योरी मनी डिमांड वाली, पोर्टफोलियो सिलेक्शन अंडर रिस्क, कि पीपल होल्ड मनी नॉट ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस बट आल्सो एज अ पार्ट ऑफ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न। कि देखो यार ऐसा है कि लोग सिर्फ डे टू डे खर्चे के लिए नहीं पैसा होल्ड करते, वो इसलिए भी पैसा होल्ड करते हैं क्योंकि उनके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख, जैसे 1 लाख इनकम है तो उसमें से 30,000 तो 10,000 तो मैंने निकाल दिया ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। अब जो 90,000 बचे, उस 90,000 के भी मैं सारे 90,000 थोड़ी बॉन्ड या एफडी में डाल दूंगा। 90,000 में से कुछ 20,000 मैं एज अ कैश होल्ड करूंगा ताकि सेफ रहे पैसा, और इंटरेस्ट चाहे नहीं कमा रहा, बाकी 70,000 में डालूंगा बॉन्ड्स या एफडी में क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। तो ये जो 20,000 होल्ड कर रहा हूँ मैं, दिस इज ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न, इसलिए मैं पैसा होल्ड करता हूँ, ठीक है, ओके। कंक्लूजन सेल्फ रीड कर लो, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट कॉमन सेंस है, सेल्फ रीड कर लो। यहाँ पे होता तुम्हारा यूनिट 1 खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2।